जी, कल जो हम पढ़े थे उसमें 2 पॉइंट थे। एक तो कंपनी की डेफिनेशन में था पॉइंट डी, उसमें ये लिखा हुआ था कि चंद लोग मिले किसी कंट्री के लॉ के तहत जो कि कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करता हो, जो कि कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करता हो, तो ये क्या बन जाएगी? फिर कंपनी बन जाएगी। लेकिन अगर आप बाहर के ऐसे लॉ के मुताबिक मिलें जो लॉ कंपनीज को इनकॉर्पोरेट ना करता हो, तो फिर आप कंपनी नहीं बनेंगे, फिर आप क्या बन जाएंगे? एओबी। बस ये था जो अगले सफ़े पर पॉइंट डी था। एनी बॉडी ऑफ पर्संस, चंद लोग मिले किसी भी बाहर के लॉ के मुताबिक, हाउएवर कंपनी एओपी नहीं बनेगी, क्योंकि कंपनीज को कौन सा लॉ डील करे? कंपनी लॉ बाहर का। और किसी की कंफ्यूजन किसी पॉइंट में? जी आप क्या पूछ रहे थे भाई इधर कोई? ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो टेबल्स थे इनकी डिस्कशन चल रही थी, अब आप टेबल्स पे आ जाएं। पॉइंट 2 में हमने क्या पढ़ा था? पेज नंबर 6 पे कि वेयर द इनकम ऑफ टाइम पे आया करें, वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, जहां एक बंदे की सैलरी ग्रेटर हो टैक्सेबल इनकम के 75% से, तो फिर ये रेट ऑफ टैक्स लगेंगे। और हमने कहा था सैलरीड बंदा आपने उसको नहीं कहना जो सैलरी कमा रहा है, सैलरीड इंडिविजुअल उसी को कहना है an individual whose income from salary is greater than 75% of taxable income will be considered as a salaried person। अच्छा, अब सवाल यह है कि पेज नंबर 5 के टॉप पे क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 5 का टॉप कहता है सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। क्लॉज 2 है अगले सफे पे, कहते हैं अगला सफा पढ़ के आओ, लेकिन वो हमने पढ़ लिया है और पेपर में इस तरह की कोई लाइन आपने याद भी नहीं करनी होती, इसको काट दें, छोड़े पड़े। सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, अगले सफे वाली 2 पढ़ के आओ, वो तो हम पहले पढ़ आए हैं। बाकी लोगों के लिए द रेट ऑफ टैक्स ऑन एवरी इंडिविजुअल एंड एओपी एक्सेप्ट सैलरीड, सैलरीड के अलावा वाले। सैलरीड कौन है? जो सैलरी कमा रहे हैं? नो, सैलरीड वो हैं जिनकी सैलरी इज ग्रेटर देन 75%। तो एक्सेप्ट सैलरीड वालों पे ये वाला टेबल है। अच्छा, अब मैंने ये कहा था कि जब सैलरी कम तो टेबल 1, जब सैलरी कम तो टेबल 1, और जब सैलरी ज्यादा टेबल 2। अब मेरा सवाल है कि जब सैलरी बराबर होगी तो कौन सा टेबल लगेगा? यानी कि आपने टैक्सेबल इनकम का 75% लिया, उसको सैलरी से कंपेयर किया, टैक्सेबल इनकम का 75% और सैलरी बिल्कुल बराबर आ गई, 5-5 लाख आ गई, दोनों अमाउंट्स फर्ज करें, फिर क्या करेंगे? टेबल 1 लगेगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है वेयर सैलरी एक्सीड, वेयर सैलरी। लेकिन अगर सैलरी बराबर हो, तो सैलरी बराबर हो तो भी लिख लें टेबल 1 लगेगा, और अगर सैलरी ज्यादा हो तो टेबल 2, तो बराबर और कम के केस में टेबल 1। ओके, अब जी आप लोगों ने होमवर्क में करना है पेज 8 से लेके 10 तक 9 एग्जाम्पल्स हैं, ये जरा घर में कर लीजिएगा, 5-10 मिनट लगेंगे आपके। पेज 8 से 10 तक मिल गई है 9 एग्जाम्पल्स, पेज 8 से 10 तक। एग्जाम्पल 9 पेज नंबर 10 पे है।
चलिए जी, पेज नंबर 3 निकाल लें। हमारी ट्रस्ट की डेफिनेशन रहती थी, इतनी ऊंची ऊंची ऐसे सफ़े पलटने की आवाजें आती हैं जैसे हम प्रिंटिंग प्रेस में बैठे हैं। ट्रस्ट की डेफिनेशन रहती है और यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन रहती है। अच्छा जी, पहले ये समझ लीजिएगा, नोट फिर बाद में कीजिएगा। ये दो बंदे हैं, इंजमामुल हक और वसीम अकरम। इनके पास 2-2 करोड़ रुपया पड़ा है। ये कैपिटल प्रोवाइडर हैं। इन्होंने कहा हमारे पास पैसा है। इन्होंने एक्सपर्ट्स को ढूंढा और एक्सपर्ट्स को ढूंढकर उनको अपना पैसा दे दिया। एक्सपर्ट्स को ढूंढकर अपना पैसा दे दिया, कैश दे दिया। अब ये एक्सपर्ट्स जो है वो इनका पैसा स्टॉक एक्सचेंज में या कहीं और मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो एक्सपर्ट्स विल इन्वेस्ट देयर मनी। एक्सपर्ट्स उनके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। हो गई बात? चलो अच्छा हो गया, अभी तो देख लो। तो एक्सपर्ट्स इनके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। अब सवाल ये होगा कि इन लोगों ने इन पर एतमाद किया है। कैपिटल प्रोवाइडर ने एक्सपर्ट पर एतमाद किया है। तो ये हैं एतमाद करने वाले और ये हैं जिन पर एतमाद किया जा रहा है। क्लियर? ओके। उस क्लास में से एक भाई उठ के अच्छा बैठ रहे हैं, ठीक, ये तो अच्छा हो गया। ट्रस्ट एक जिम्मेदारी है, नोट करने दूंगा मैं अभी, सबर। ट्रस्ट एक जिम्मेदारी है जो अटैच कर दी जाती है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के साथ। प्रॉपर्टी से मुराद यहां कैश है। ट्रस्ट एक जिम्मेदारी है जो अटैच कर दी जाती है प्रॉपर्टी की ओनरशिप के साथ, यानी कैश की ओनरशिप दे दी जाती है। कौन अपना कैश किसको दे देते हैं? कैपिटल प्रोवाइडर अपना कैश एक्सपर्ट्स को दे देते हैं। ये जिम्मेदारी अराइज होती है एतमाद देने से। ये जिम्मेदारी अराइज होती है एतमाद देने से और एक्सेप्ट करने से। फिर एक एतमाद देता है कैपिटल प्रोवाइडर और जो दूसरे हैं वो एतमाद एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, हम ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। एक्सेप्टेड बाय ओनर, यहां ओनर से मुराद टेम्परेरी ओनर है। असल में रियल ओनर तो कैपिटल प्रोवाइडर हैं वो लोग। ये लोग जो हैं एक्सपर्ट जिनको हमने कहा है, ये इस वक्त हमारी नजर में टेम्परेरी ओनर्स हैं। आर्जी तौर पर हमने इनको क्या दे दिया है? कैश दे दिया है। ट्रस्ट एक ऐसी जिम्मेदारी है जो अटैच कर दी जाती है, जुड़ी होती है कैश की ओनरशिप के साथ। ये अराइज होती है एतमाद देने से और टेम्परेरी ओनर उस एतमाद को एक्सेप्ट करता है। अब इससे फायदा किसको होगा? फॉर द बेनिफिट ऑफ एनदर। एनदर से मुराद यहां कैपिटल प्रोवाइडर होगा। फायदा किसको होगा इससे? कैपिटल प्रोवाइडर को। और ऑफ एनदर एंड द ओनर, या अगर खुल के बात करें तो एनदर से मुराद कैपिटल प्रोवाइडर को भी फायदा होगा और टेम्परेरी ओनर को भी कुछ ना कुछ आप कैश देंगे, उनका कमीशन देंगे, उनको भी फायदा होगा। तो इसने दो बातें की। पहली बात इसने की कि कैपिटल प्रोवाइडर्स को भी फायदा होगा और दूसरी बात की कि हाँ मुझे पता है कैपिटल प्रोवाइडर्स के साथ साथ जो टेम्परेरी ओनर हैं उनको भी फायदा होगा। कहते हैं ये बात भी मेरे सामने है कि टेम्परेरी ओनर्स को भी फायदा होगा। तो पहली बात इसने की कि कैपिटल प्रोवाइडर को मेन फायदा होगा। दूसरी बात इसने की हाँ कैपिटल प्रोवाइडर को भी फायदा होगा और टेम्परेरी। और इस अरेंजमेंट में यूनिट ट्रस्ट भी शामिल है। यूनिट ट्रस्ट क्या है वो भी नीचे हम देखते हैं। तो आखिरी दफा मैं डेफिनेशन पढ़ा, फिर आप लोग इसको पढ़ें खुद। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कैश की ओनरशिप के साथ अटैच होती है। इसमें एतमाद देने वाला एतमाद देता है
और एक्सपर्ट्स उस एतमाद को एक्सेप्ट करते हैं, आरजी ओनर्स। इससे फायदा होता है कैपिटल प्रोवाइडर को भी और आरजी ओनर को भी। नोट कर लें और एक दो दफा जरा डेफिनेशन पढ़ लें, फिर मैं आपके सवाल बाद में लेता हूं। थोड़ा आगे हो जाओ जरा, इधर एक बंदा आएगा तो जगह मिल जाएगी। इसके विंग्स ऊपर करके ना इसको 22-23 पे कर दो। क्या चीज? अच्छा, उसको कौन नोट्स ले? अब्दुल्ला को। ओके, पढ़े जी। ट्रस्ट एक ऐसी जिम्मेदारी है जो अटैच कर दी जाती है कैश की ओनरशिप के साथ, और ये अराइज होती हैं। इसको यहीं पढ़ के यहीं समझ लें ताकि घर में याद करना आसान हो। जब से हमने शुरू किया है क्लासेस तो ये एक डेडलाइन पहली दफा थोड़ी जरा मुश्किल सी इंग्लिश आई है, तो इसको फोकस करेंगे तो बड़ी आसान है। ट्रस्ट एक ऐसी जिम्मेदारी है जो अटैच होती है कैश की ओनरशिप के साथ, और ये अराइज होती है एतमाद देने से, और अगला बंदा इस एतमाद को एक्सेप्ट करता है, टेम्परेरी ओनर। इससे फायदा कैपिटल प्रोवाइडर को भी होता है और टेम्परेरी ओनर को भी होता है, और इस पूरे अरेंजमेंट में यूनिट ट्रस्ट का भी शामिल है। यूनिट ट्रस्ट क्या है वो नीचे देखते हैं जी। एनी क्वेश्चन? ये नोट कर लिया साथ आपने? टेम्परेरी ओनर, कैपिटल प्रोवाइडर, टेम्परेरी ओनर। फायदा, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसे इन्वेस्ट होते हैं, फिर उससे प्रॉफिट आता है, उनमें तकसीम होता है। ओके, नेक्स्ट जी। ये हजरात अभी तशरीफ ला रहे हैं उस क्लास में। अल्लाह अकबर। आगे जी। यूनिट ट्रस्ट, असल में जिस वक्त ये लोग पैसा देते हैं तो उस वक्त सबूत के तौर पर इनको एक सफ़ा दिया जाता है। ये जिस वक्त ये पैसा देते हैं उस वक्त सबूत के तौर पर इनको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि आपने हमें ये पैसा दिया है। वो जो सबूत के तौर पे सफ़ा मिलता है या वो जो सबूत के तौर पे डॉक्यूमेंट मिलता है, उस सफ़े का नाम टिकट या यूनिट होता है। उस सफ़े का नाम यूनिट होता है जो सबूत के तौर पे इनको दिया जाता है। मिसाल के तौर पे ये बंदा कहता है कि जी मैं घर से 10 रुपए लाता हूं, तो इसको सबूत के तौर पे एक टिकट बना देते हैं, एक्सपर्ट्स बना के दे देते हैं, एक सफ़ा बना के दे देते हैं कि हमने आपका 10 रुपए ले लिया, उसके बदले आपको ये टिकट दे दिए। इसे शायद शेयर भी कहते हैं, लेकिन हम इसे टिकट या यूनिट्स का नाम रखेंगे। अगर ये 20 रुपए लाए तो इसे एक टिकट और दे दी जाएगी। ये बंदा कहते हैं मैं 10 रुपए लाता हूँ, एक टिकट इसको दे दी जाएगी। ये बंदा कहते हैं मैं 10 रुपए और लाता हूँ, एक टिकट इसको दे दी जाएगी। ये बंदा कहते हैं मैं 10 रुपए और लाता हूँ, एक टिकट इसको दे दी जाएगी। तो इसे कहते हैं यूनिट्स। अब जिसके पास ज्यादा यूनिट्स होंगे उसका कैपिटल भी ज्यादा होगा, यानी वो पैसे भी ज्यादा लाएगा। इधर वाला 30 रुपए लाया, ये वाला 20 रुपए लाया। और जिसके पास ज्यादा यूनिट्स होंगे, जब प्रॉफिट बांटा जाएगा तो उससे प्रॉफिट भी ज्यादा बांटा जाएगा। तो किस में कितना हिस्सा है, इसको यूनिट्स में तकसीम करके तोड़ के इनके दरमियान जो है वो बांट दिया जाता है। तो बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि ये 10 10 10 30 रुपए लाया और ये 10 10 20 रुपए लाया। बस ये है यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट मींस एनी ट्रस्ट, ये एक ऐसा एतमाद है जिसमें कैपिटल, बेनिफिशियल इंटरेस्ट से मुराद है यहां कैपिटल, पैसा, कैपिटल मनी। यूनिट ट्रस्ट एक ऐसा एतमाद है जिसमें पैसे को तकसीम कर दिया जाता है इनटू छोटे छोटे यूनिट्स। पैसे को यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाता है।
so that the right of beneficiary, बेनिफिशियरी से मुराद कैपिटल प्रोवाइडर, so that the right of capital provider, के कैपिटल प्रोवाइडर का राइट टू इनकम, हर साल के एंड में जो इनकम आएगी, या द राइट ऑफ बेनिफिशियरी टू कैपिटल, जिस वक्त कारोबार बंद होगा उस वक्त इनको इनका कैपिटल वापस करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ बेनिफिशियरी टू इनकम, उसका इनकम में हक, एंड राइट ऑफ बेनिफिशियरी टू कैपिटल इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ, जिसके पास ज्यादा यूनिट्स होंगे उसकी ज्यादा इनकम होगी, यूनिट्स ज्यादा होंगे तो इनकम ज्यादा होगी, जिसके पास कम यूनिट्स होंगे उसकी इनकम कम होगी। अब जरा एक दो दफा इसको पढ़ लें। ओके, यूनिट ट्रस्ट एक ऐसा एतमाद है जिसमें पैसे को तकसीम कर दिया जाता है, किसमें, यूनिट्स में, सो डैट राइट ऑफ द कैपिटल प्रोवाइडर, कैपिटल प्रोवाइडर का हक टू द इनकम, जो हर साल के एंड पे प्रॉफिट आए, या राइट टू द कैपिटल, जब कारोबार बंद हो तो कैपिटल बांटा जाता है, पैसा वापस किया जाएगा, सो डेट राइट ऑफ कैपिटल इज डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ, द मोर यूनिट्स यू विल हैव द मोर इनकम यू विल अर्न, द लेस यूनिट्स यू विल हैव द लेस इनकम यू विल अर्न। तो इस बबलू को ज्यादा इनकम होगी क्योंकि इसने 3 यूनिट्स हैं, और इसको कम इनकम होगी, इसके पास 2 यूनिट्स हैं। क्लियर? आखिरी दफा जरा पढ़ लें आप एक दफा दोबारा, व्हाट इज यूनिट ट्रस्ट। किसी को कल वाले नोट्स ना मिले हों, इधर हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, नोट्स ये वही हैं जो पहले चैप्टर वाले बांटे हुए हैं, ये लेट आने वालों को दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन वाले परेशान ना हो कि क्लास में कौन से अलग से नोट्स बांटे जा रहे हैं। और जी हाथ खड़ा रखेंगे आप जब तक आपको नोट्स ना मिल जाए। आ जाए जी हजरात, पेज 7 पे। पेज नंबर 7, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होती है, आप जरा इधर पहले तशरीफ ले आए, पेज नंबर जरा 4 पे, जो कल हमने पढ़ा था। ये जो सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स है ना, इसको कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। इसको क्या कहते हैं, हेड्स ऑफ इनकम।
इन सबको आप जमा कर देना तो इसे क्या कहते हैं? टोटल इनकम। इसे क्या कहते हैं? टोटल इनकम। और ज़कात एक बड़ा छोटा सा नाम है। टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए जो चीजें माइनस की जाती हैं उनमें से एक हमने जो भी पढ़ी है वो ज़कात है। ज़कात की तरह और भी चीजें माइनस करने की इजाजत है, इसलिए ब्रॉड लफ्ज़ है डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल यानी माइनस होना है। डिडक्टेबल अलाउंस, अलाउंस का लफ्ज़ उसने वैसे ही लिख दिया। डिडक्टेबल अलाउंस, टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए जो चीजें माइनस होनी है उनका नाम है देख लो अच्छी तरह, नोट सही है तो हाथ ऐसे खड़े रखना था इन तक। अबू बकर ऐसे 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 जरा खड़ा करो, हाथ खड़ा रखो। अच्छा जी, जिस जैसे समोसे बांटे जा रहे हैं और आप फिक्रमंद हो ना, उस तरह नोट्स में फिक्रमंद हुआ करें। अच्छा जी, तो टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए जो चीजें माइनस होंगी उनका नाम क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस की एक मिसाल है ज़कात। डिडक्टेबल अलाउंस की एक मिसाल है ज़कात। टोटल इनकम से जब आप डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस कर देते हैं तो जो जवाब आता है उस जवाबे को क्या कहते हैं? टैक्सेबल इनकम पे जब टेबल में जाकर रेट लगाते हैं उसे कहते हैं टैक्स लायबिलिटी। इसमें से जब डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो इसे कहते हैं इनकम टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। डिस्काउंट का मतलब है टैक्स क्रेडिट, यानी ये टैक्स आपको माफ है। जी, टैक्सेबल इनकम बताया था किसको? उन्हीं को मुझे बताएं, मैसेज करेंगे क्या रिप्लाई अभी कौन है? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या है जी? सारे हेड्स को जमा करें, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी। जवाब जो आ जाएगा टोटल इनकम, उसमें से ज़कात माइनस करें, यू विल गेट अ टैक्सेबल इनकम। The taxable income of a person for a tax year shall be the total income. Taxable income होगी total income for the year reduced by total of any। दूसरी क्लासों में विस्परिंग करनी है, कान में बात करनी है, और इस तरह कान में बात करनी है अपने साथ वाले के कि सिर्फ उसी को आवाज आए, लेकिन ये भी नहीं कि उसके कान में बात ही करते रहे हर वक्त। The taxable income of a person shall be the total income for the year reduced by total of any। टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस कर देंगे, एक चीज बाहर आएगी जिसका नाम क्या होगा? टैक्सेबल इनकम। एक साहब हैं, वो कहते हैं जी टैक्स ईयर 2019 में मैंने सैलरी कमाई 2,50,000, बिजनेस इनकम कमाई 1,50,000 और मैंने ज़कात पे की अंडर उशर ऑर्डिनेंस 4,70,000। ये जो ज़कात अंडर उशर ऑर्डिनेंस है, इसका मतलब ये है कि ज़कात जो है वो आपने हुकूमत के ख़जाने में जमा करवाई है। उशर ऑर्डिनेंस, उशर एक इदारा है पाकिस्तान में जो ज़कात और उशर इकट्ठी करता है, तो आपने जाके ज़कात उस ख़जाने में जमा करवानी है। अगर आपने उस ख़जाने में ज़कात जमा नहीं करवाई तो ये ज़कात नहीं समझी जाएगी। ये बात आज मैंने आपसे पहली दफ़ा की है। अगर आप गरीबों को ज़कात दे दें, अगर आप रिश्तेदारों को ज़कात दे दें, अगर आप हमसायों को ज़कात दे दें, अगर आप फ़कीरों को ज़कात दे दें, तो ज़कात माइनस करने की इजाज़त नहीं। ज़कात वही ज़कात है जिस ज़कात का आपके पास एविडेंस हो, रसीद हो। रसीद भी सिर्फ वही रसीद मानी जाएगी जो हुकूमत ने आपको दी है। तो हुकूमत कहती है आप हमें ज़कात दो, हम आगे बताएंगे ज़कात लाके किसको देनी है। तो इसलिए ज़कात आपने हुकूमत के ख़जाने में जमा करानी है एज पर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। तो ज़कात आपने हुकूमत के ख़जाने में जमा करवाई है 4,70,000। अब जी अगर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की तरफ आऊं तो सैलरी इनकम कितनी है? 2,50,000। बिजनेस इनकम 1 लाख। इन दोनों को जमा किया तो क्या जवाब आ गया? टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी आ गई? 4 लाख। लेकिन मैंने ज़कात टोटल इनकम से भी ज्यादा दे दी है। इट इज पॉसिबल, ऐसी तो बात नहीं है कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि ज़कात आपकी इनकम पे नहीं होती, ज़कात तो आपके एसेट्स के ऊपर होती है। तो हो सकता है आपने इस साल में कुछ भी ना कमाया हो या बहुत कम कमाया हो, लेकिन आपके घर के अंदर इतने करोड़ों रुपए पड़े हैं, कैश पड़ा हुआ है, ज्वेलरी आपके घर के अंदर इतनी पड़ी हुई है कि उस पर ज़कात बनती थी। तो ज़कात 2.5% निकालना आपके सिलेबस में नहीं है, वो फिगर आपको दी होगी जैसे सवाल में दी हुई है। हाँ, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आप कमा रहे हो 4 लाख और ज़कात दे रहे हो 4,70,000। ऐसी सूरत में अगर हम कैलकुलेटर पकड़ें
तो कैलकुलेटर जवाब देगा नेगेटिव 70,000। अगर ये पॉजिटिव आता तो इसका मतलब होता कि हमने हुकूमत को टैक्स देना है, लेकिन क्या ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि शहबाज शरीफ अब आप हमारे दरबार में तशरीफ लाएं और आप हमें टैक्स दें? इसका मतलब ये नहीं है। तो इसका मतलब है नेगेटिव अगर इनकम आ जाए, उल्टी इनकम आ जाए, अगर उल्टी हो जाए तो ऐसी सूरत में आपने ये नहीं कहना हुकूमत को कि इनकम उल्टी आ गई है, मुझे बेचारे को नुकसान हो गया, तो हुकूमत तुम मुझे कुछ दो, ऐसी बात नहीं करनी आपने। तो इसलिए नेगेटिव का कोई तस्वुर नहीं है। आपने जैसे ही कैलकुलेटर पे नेगेटिव 70,000 आया, आपने आइज क्लोज करनी है। ऑन का बटन आपको जुबानी याद होता है कहाँ है, ऑन का बटन दबाना है। ऑन का बटन दबा के कैलकुलेटर पे देखने क्या लिखा होगा, जो कैलकुलेटर पे लिखा होगा वो 0 लिखा होगा, उस आंडे को आपने यहां लिख देना है। तो इसलिए नेगेटिव 70,000 की बजाय आपने जवाब पेपर में क्या लिख के आना है, 0। इसीलिए सवाल कह रहा है बट नॉट बिलो 0, 0 से नीचे जाने की इजाजत नहीं है। टैक्सेबल इनकम कैनॉट बी नेगेटिव। साथ वाले के कान में प्यार से कहें, टैक्सेबल इनकम कैनॉट बी नेगेटिव। कह दें कुछ नहीं होता। टैक्सेबल, इसी तरह दोस्ती बनती है। पहली दफा आज बैठा है, टैक्सेबल इनकम, क्या आप तो उसकी तरफ चेहरा भी नहीं कर रहे, आप क्या अजीब लोग हैं। टैक्सेबल इनकम कैनॉट बी नेगेटिव, टैक्सेबल इनकम नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब इसके अंदर अगर कोई साइंसदान हो और वो ये कहे कि जी ये टैक्स ईयर 2019 है, तो मैं एक साइंस मारूं, मैंने कमाया कितना 4 लाख, ज़कात कितनी 470, कितना माइनस नहीं हो सका इस साल 70, कितना माइनस नहीं हो सका ये 70। हुकूमत पाकिस्तान, मेरे प्यारे शहबाज शरीफ, तू मेरी बात मान जा खुदा के लिए, ये 70,000 मुझे अगले साल माइनस करने दे। हाँ, अगले साल की अपनी ज़कात भी मैं माइनस कराऊंगा, उसके साथ बबलू शहबाज शरीफ अगर मुझे तू ये माइनस करने दे तो मैं तुझे जफ्फी डालूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा सॉरी, नो जफ्फी। तो जी, किसी का कोई कमेंट हो ना तो मुझे पर्ची पे लिख के दे दिया करें, मैं जाके पढ़ लूंगा। अगर आप सारे कमेंट देने लग जाएंगे तो फिर कमेंट से क्लास ही हो रही होगी। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, तो बता दें जी 2019 में कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था 470, कितना हुआ 400, कितना नहीं हुआ 70। क्या 70 जो इस साल माइनस नहीं हो सका, क्या मैं उसको अगले साल की ज़कात का पार्ट बना के माइनस कर सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं ज़कात कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इन नेक्स्ट ईयर, मैं ज़कात को धकेल के अगले साल माइनस नहीं कर सकता? एक साइंसदान का बाप उठा, उसने तो अजीब ही बात की, उसने कहा अच्छा शहबाज शरीफ कान इधर कर, कहता है 4,70,000 तूने मुझे इस साल माइनस नहीं करने दिया, चल कोई मसला नहीं, पिछले साल की कैलकुलेशन मुझे रिवाइज करने दो। जैसे आज आप जाएं और जाके मैट्रिक का इंग्लिश का पेपर दोबारा दे दें, तो आपने कहा कि भाईजान आज खड़े होके 19 में मुझे 18 की कैलकुलेशन रिवाइज करने दो, और 18 के साल में ये वाला 70,000 माइनस करने दो, चल नस, इसकी भी आपको इजाजत नहीं है। तो ये 70,000 कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, अगले साल अभी नोट करने दूंगा, कैन नॉट बी, ये 70,000 कैन नॉट बी कैरिड बैक, इसको पिछले साल कैरी बैक नहीं किया जा सकता। ना इस साल 70,000 माइनस होगा, ना अगले साल 70,000 माइनस होगा, ना पिछले साल 70,000 माइनस होगा। तो इसका मतलब है 70,000 मर गया, अब इसका जनाजा ही उठेगा। तो 70,000 को चारपाई पे डालें और नीचे से अब ये भी हिला दें और इसको उठा के जो है वो अब लेके चले जाएं। तो 70,000 डेड हो गया, इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलें जी, नोट कर लें। कर लें, कुछ नहीं होता, नोट कर लें। भाईजान को नोट्स दें, ये पता नहीं पुरानी किताब 1980 की लेके बैठे हुए हैं।
जी एनी क्वेश्चन? खामोश रहे ना आपस में बातें ना। हाँ जी भाई, लेट क्यों आए? आप फिर जम मार के थोड़ा इधर आ जाते ना, आसानी से नजर आ जाएगा। देख लो, आपकी मर्जी है। वैसे यहाँ भी आ सकते हो। नोट्स इनको दे दें, उनको भी दे दें। कितनी कॉपीज चाहिए? हाथ खड़ा कर दें। 7-8 कॉपीज ले आओ, 9 कॉपीज। और उधर भी चक्कर लगा लो। अबू बकर, इधर भी एकदम चक्कर लगा लेना। दूसरा नोट्स। चलें जी, ज़कात जो आपकी थी 2019 में माइनस नहीं हो सकी, 20 में भी नहीं माइनस हो सकती और 18 में भी नहीं माइनस हो सकती। इस ज़कात के अगेंस्ट अब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नीचे आ जाए, जरा ज़कात का सेक्शन पढ़ें, सेक्शन 60। ज़कात एक बंदे को इजाजत है डिडक्टेबल अलाउंस की ज़कात जो उसने पे की है उस साल अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ज़कात सिर्फ वो वाली माइनस करने की इजाजत है जो उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा करवाई। ज़कात का जो नाम है वो है डिडक्टेबल अलाउंस। ज़कात का जो नाम है वो है डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस ज़कात का एक ब्रॉड नाम है। ज़कात माइनस करने की इजाजत है अगर आपने उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा करवाई है। अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड, एक बंदे को इजाजत है टू डिडक्ट, के वो माइनस कर ले ज़कात जो उसने पे की है बाय द बंदा उसने इन अ टैक्स ईयर, इस साल, अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। एन अलाउंस, अलाउंस से मुराद वही डिडक्टेबल अलाउंस, ये जो अलाउंस है एन अलाउंस यानी ज़कात। अ ज़कात फॉर अ टैक्स ईयर दैट इज नॉट फुली माइनस, जो फुली माइनस नहीं हो सकी। कितनी माइनस नहीं हो सकी? शैल नॉट बी रिफंडेड, shall not be carried forward, shall not be carried back। अब ये फिक्रा बोले साथ वाले कान में, shall not be refunded, shall not be carried। ना नेगेटिव 70,000 लिख के हुकूमत से पैसे रिफंड मांगो, ना अगले साल मेहनत करो, ना पिछले साल मेहनत करो, तो फिर ज़कात मर गई, ज़कात डेड होगी। तो रिफंड नहीं होगी 2019 में, 2020 में माइनस नहीं होगी, और कैरी बैक करके पीछे धकेल के 2018 में भी माइनस नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि ज़कात समझी कब जाएगी? जब आपने उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा। इट मीन्स ज़कात पेड टू रिलेटिव्स स्लैश पुअर स्लैश बैग, स्लैश ना डालें, ऐसे रिलेटिव्स ने देख लेना है। अच्छा, ज़कात पेड टू रिलेटिव स्लैश पुअर स्लैश बेगर विल नॉट बी माइनस, ये माइनस because it is not considered as zakat as per zakat and, क्योंकि ये zakat एंड उशर के मुताबिक zakat नहीं है। बट अगर सवाल खामोश हो, सवाल में खामोशी हो, खामोशी का क्या मतलब है? zakat दी ना हो, नहीं, zakat दी हो लेकिन बताया ना हो zakat कहां जमा करवाई, तो you बबलू will assume that zakat is being paid under zakat and
फिर आपने एस्यूम करना है कि ज़कात किसके मुताबिक जमा करवाई गई है, ज़कात इंश्योरेंस के मुताबिक। मोबाइल सीधा रख के बैठे होते हैं या उल्टा रख के बैठे होते हैं? उल्टा रखें, उल्टा उल्टा रखें, ऐसे मुंह ऐसे किया करें, कुछ ने तो जेब में डाला हुआ है, इससे ऐसे ना रख के बैठा करेंगे और तो नजर मार ली, अच्छा अच्छा चलो ये खोल के देख लेते हैं, खैर सर पड़ाते नहीं। अच्छा जी, देख लें दाएं में पूरी रो जरा चेक करें, उल्टा कर दिया ना मोबाइल, बैग में डाल दिया। चलें जी, टोटल इनकम, अगली डेफिनेशन इसी सफे पे, कौन सी जी? टोटल इनकम। The total income is sum of person's income under all heads of income for the year. Total income सारे heads की income को जमा कर लें तो एक चीज बाहर आएगी, you will call it as total income। इसी सफे पे हम इसी सफे पे हैं। I have not said जिथे दी, यानी कहीं वापस आने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब ये एक सवाल है, एक साहब कहते हैं कि जी मैंने सैलरी कमाई है 7 मिलियन, कैपिटल गेन इनकम कमाई है मैंने 9 मिलियन, और इनकम फ्रॉम बिजनेस टॉयज मैंने बेचे हैं वो 3 मिलियन के हैं। ये भाई क्या देख रहे हैं वाइट शर्ट में, वहां से कैसे देख रहे हो? मैं तो यहां से पढ़ा हूं। मुस्कुराया करो ना जब मैं बात कर रहा हूँ, तो सीरियस ना हुआ करो, फिर बात नहीं होती मेरी। इधर देखो, नहीं नहीं वाइट रेड रेड कैप के आगे वाले जो भाई, हाँ ये। तो सैलरी कमाई है इन्होंने 7 मिलियन, कैपिटल गेन इनकम कमाई है 9 मिलियन, और इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है टॉयज बेच के, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है टॉयज बेच के 3 मिलियन, और एग्रीकल्चर इनकम कितनी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है टॉयज बेच के 3 मिलियन। और भाईजान अम्मों के बाग हैं, अम्ब बेच रहे, पीले वाले अम्ब बेच रहे, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है एग्री, वो जो है ना ये क्या कहते हैं सरगोदा वाला बैठा हुआ है। अच्छा, तो माल्टे बेच रहा है, इसने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है कौन सी जी? एग्री कल्चर की इनकम कमाई है। आगे जी, और क्या पे की है? ज़कात। पाया 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 खोया, इज इट सो? ये कमाया 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 और खोया, तो ये पैसे कमाए हैं 7, 9, 3 और 4 और 0.5 आपके पास से गए हैं। इफ वी मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करें तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? 7, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 9, इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्वाइस। चलें जी, एक धमाका आज, एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में माफ है, जितने मर्जी माल्टों के बाग लगाएं, इस पे आपने टैक्स जमा नहीं कराना, नोट करने का टाइम दिया जाएगा, बूते इधर रखें। तो एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में माफ है, जितने मर्जी आप माल्टों के बाग लगाएं, जितने मर्जी आप मुल्तान के अंदर जाके मैंजोज के बाग लगाएं, कोई मसला ही नहीं, एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में माफ है। अच्छा जी, माफ का मतलब ये नहीं कि आपने इसको टोटल में नहीं लेना, जरा मुझे टोटल इनकम बता दें इस बबलू की कितनी है, टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी आ गई जी? 23। अब आपने बताया 23 पे टैक्स जमा कराना है या 23 में से 4 माफ है? अब आप पकड़ें 4 को और 4 को पकड़ के लेस कर दें, लेकिन ये डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, इसका नाम ज़कात नहीं है, इसको हम किसी और वजह से निकाल रहे हैं। लेस इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्रीकल्चर, इसको आप माइनस कर दें 4 को, अब आपका जवाब आ गया 19। अब ये 4 आपसे पूछेगा मुझे क्यों निकाला, आप इसे कहेंगे कि तुम्हें इसलिए निकाला क्योंकि तुम्हारे पे टैक्स नहीं बनता, इसलिए तुम्हें निकाला, लेकिन अभी ज़कात माइनस नहीं की, इसलिए टोटल इनकम का लफ्ज आप दोबारा लिख लें, टोटल इनकम का लफ्ज आप दोबारा लिख लें। तो ये जो टोटल इनकम है इसको हम टोटल इनकम कहा करेंगे, और नीचे वाली को हम अपने समझने के लिए टोटल इनकम कहा करेंगे, ताकि दोनों के अंदर जो है वो वाज़ेह फर्क हमें जो है वो पता चल जाए
कि ऊपर वाली में एग्जेम्प्ट इनकम पड़ी हुई थी और नीचे वाली में एग्जेम्प्ट इनकम नहीं पड़ी हुई थी, तो ये टोटल इनकम हो गई और ये टोटल इनकम हो गई। अब जी वो मशहूर जमाना डिडक्टेबल अलाउंस है, वो आप माइनस कर दें, डेट इज ज़कात। अब बता दें इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई। तो अगर कोई इनकम माफ है तो उसे पहले शो करने, शो करके फिर दोबारा माइनस कर देना। और ये नहीं आपने कहना कि मुझे क्लास में बुलाया क्यों था अगर निकालना ही था, इस तरह की बातें नहीं करनी, बस इसे पहले बुलाने, बुला के फिर इसको निकाल देना। चलें एनओटी कर लें। एब्रीविएशन यूज ना करें, आप पूरा लिखें, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। भाई इसको 16 पे करो, 25 वाले को, ठीक है? चलो ठीक है। हाँ ये लिस्ट एक चैप्टर में दी होगी, कौन कौन सी इनकम एग्जाम्पल है। एग्रीकल्चर की ना हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर वहां पर डिटेल से बात आ जाएगी। वो कह रही है रहने दो, बैठ तो जाके रहने दो। तो एग्जाम्प्ट इनकम को इसलिए ऐड करेंगे ताकि पता चले कि ये हमने कमाई है, और टोटल को 23 पे लाएंगे, फिर दोबारा 4 को माइनस कर देंगे। अब टोटल इनकम का लफ्ज 2 दफा आएगा। अब टैक्सेबल में पड़ी हुई है ये 4, ये आप 18.5 पे नजर रख के ऐसे ऊपर देखें, इसमें 4 पड़ी हुई है, पड़ी हुई थी, लेकिन आते आते दोबारा क्या हो गई है, माइनस हो गई है। ओके, ये तो टाइम दे दिया जाए तो अगले 2 साल भी लोग नोट करते रहेंगे। लीव इट, चले आगे। एक तरफ आप कह रहे हैं पूरा लिखो, आईएफएस नहीं लिखना, इनकम फ्रॉम सैलरी लिखना, दूसरी तरफ कह रहे हैं जल्दी नोट करो, मैं इंसान ही हूं मैं। अच्छा जी, द टोटल इनकम इज सम ऑफ, टोटल इनकम है इन चीजों का जमा, इन चीजों का जमा, पर्सन इनकम अंडर एंड, खुरक बाद में क्लास के बाद, एंड पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एंड पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्जेम्प्ट इनकम को भी आपने टोटल इनकम में डालना है। एंड पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, ऑर्डिनेंस लॉ, प्रोविजन से मुराद इस लॉ की कोई लाइन, कोई कानून, अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, लॉ की किसी के मुताबिक जो इनकम आपकी माफ हो गई वो भी टोटल इनकम में क्या होगी, ऐड होगी। इधर वो बात नहीं लिखी हुई कि अलग से आप लेस भी करेंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हम उस पर टैक्स तो नहीं जमा कराएंगे, हमें डीओजी ने बाइट किया
तो इसलिए मोहतरम जो एग्जेम्प्ट इनकम होगी उसे इनकम में ऐड तो किया करेंगे, क्योंकि यहां लिखा हुआ है आपने ऐड करना है, एंड यानी टोटल इनकम का पार्ट बनाएंगे, लेकिन टोटल तक पहुंचते हुए उससे माइनस कर देंगे, बट इट विल बी अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यहां तक इसको ऐड करेंगे। अच्छा एक बात है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने एहतियात के दर्जे में ना ऊपर भी एक बात कर दी है ब्रैकेट में, कहते हैं एक बात ध्यान रखना, टैक्सेबल इनकम में कभी भी एग्जेम्प्ट ना पड़ी हो। टैक्सेबल इनकम वो जो सबसे नीचे वाली है, टैक्सेबल इनकम में एग्जेम्प्ट ना पड़ी हो। टैक्सेबल इनकम में सिर्फ 10 के ए वाली चीजें हों, टैक्सेबल इनकम में सिर्फ 10 के ए वाली चीजें हों, 10 के बी वाली चीजें टैक्सेबल का पार्ट नहीं बनानी। आप मुझे जाके बताएं, क्या टैक्सेबल इनकम में 10 के ए वाली चीजें ही है ना? यानी वो जो 10 के बी वाली चीज थी एग्जेम्प्ट, क्या ये 18.5 में पड़ी है? नहीं पड़ी हुई। तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि आपका 4 जो है वो टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए ऐड नहीं हुआ, बल्कि हुआ भी माइनस कर दिया था। तो ये उसने ऊपर एहतियात के दर्जे में बता भी दिया, लेकिन ये कोई अंग्रेजी आपने याद नहीं करनी अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 10। लेकिन उसने बताया कि टैक्सेबल इनकम में सिर्फ 10 के ए वाली चीजें ऐड होंगी, या 10 के ए और बी दोनों? ए वाली। अच्छा जी, हेड्स ऑफ इनकम, ये तो आपको पता है कौन से हैं, पढ़ लें। फॉर imposing the tax and calculating total income, all income shall be classified under the following heads: salary, property, business, capital gain and income from other source। इन सबको जमा कर लेंगे, that will be called as total income। अच्छा जी, एक साहब कहते हैं मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है 10 और इनकम फ्रॉम सैलरी है मेरी 5, टोटल इनकम है मेरी 15, ज़कात है मेरी 2 और टैक्सेबल इनकम है मेरी 13। इस ज़कात को हम क्या कहते हैं? औखा सा नाम है इसका, डिडक्टेबल अलाउंस। क्लियर? असल में कुछ चीजें ना ऐसे लोगों ने बनाई होती हैं रोप डालने के लिए। अगर आप बोलें वी परचेज लैंड, तो मेरे ख्याल से एक नॉन अकाउंटेंट को भी समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आप रोप डालने के बोलें लैंड इज बीइंग डेबिटेड, वो आप कहेगा यार ये लेवल है इस बंदे का। हालांकि आपको पता है लेवल कोई नहीं है, लैंड बड़ी है, बस लैंड डेबिट हुई है तो लैंड बड़ी है। तो बस ये ज़कात है, ज़कात माइनस करनी होती है। अब आप रोप डालने के लिए किसी को कह दें वी आर सपोज टू डिडक्ट द डिडक्टेबल अलाउंसेस, सो ये ऐसी चीजें होती हैं रोप डालने के लिए। ओके अब जी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो 10 की है, ये कैसे आई होगी? बिजनेस की सेल हुई होगी और खर्चे माइनस हुए होंगे, जिनको शौक चढ़ा है कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करने का, वो भी खर्चा ही होता है। तो सेल में से खर्चे माइनस होते हैं तो इनकम आ जाती है। फर्ज करें 13 मिलियन आपकी सेल है और 3 मिलियन के आपके खर्चे हैं, तो 13 माइनस 3 कैलकुलेटर वगैरह कितना आ रहा है आजकल? 10। तो 10 इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसको आप प्रॉफिट भी कह सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। इस सेल का मुश्किल सा नाम है चार्जेबल। चार्जेबल एक्सपेंसेस का मुश्किल सा नाम है डिडक्शंस। एक्सपेंसेस का क्या नाम है? चलें जी नोट कर लें। फिर हम फर्क देखते हैं डिडक्शन में और डिडक्टेबल अलाउंस में। भाई अगर जमाई लेनी है तो खुल के ले, ये जो रोक रोक के लेते हो ये ना लिया करो, और हाथ आगे रखा करो। नहीं नहीं, वो नहीं माइनस हुआ। भाई पूछ रहे हैं ब्लैक पॉइंटर पेपर में अलाउड है? भाई इनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आई कैप की वेबसाइट पर जाके ईमेल कर दो।
और रिप्लाई भी शेयर करना है आपने। चलें जी, बैठे बैठे चलें आगे। दिन रात एक कर रहे हैं, दिन में पढ़ा है, रात को नींद ज्यादा ही आप लोगों को। वैसे आपको मैंने बता दिया था अभी 8 बजे सो जाया करें और 1 बजे उठ जाया करें। तो 1 से लेके 6 बजे तक अन्ना टाइम होता है, पढ़ पढ़ के बंदा पागल, इसीलिए नहीं पढ़ते हम कि पागल ना हो जाए। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टेबल अलाउंस एंड डिडक्शन? ये जो टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम तक आते आते जो माइनस हो जाए उसे कहते हैं खर्चा, डिडक्शन। ये 3 रुपए क्या होगा? ये बिजली के बिल होंगे दुकान के, मुलाजमीन की तनख्वाहें होंगी, कोई दुकान का रेंट होगा, कोई दुकान के सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह होगी, ये वो है। अलाइनमेंट सही रखा करें। तो ये 3 मिलियन वो है। तो जो खर्चे बिजनेस के हैं वो यहां माइनस होंगे। अगर आप इनकम फ्रॉम सैलरी के खर्चे होंगे वो यहां माइनस करेंगे, अगर आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के खर्चे होंगे वो भी यहां माइनस करेंगे। इसी तरह हर हेड के अंदर। तो जो जिस हेड के खर्चे हैं वो उस हेड में माइनस होंगे, जिस हेड की चीज होगी उसी हेड के हेड में जाके मारेंगे हम उसे। तो जो जो हेड के खर्चे हैं वो वहां माइनस हो जाएंगे, बचा कुचा प्रॉफिट चलते चलते टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा। टोटल इनकम में से एक ऐसी चीज माइनस होगी जो कहीं से माइनस नहीं हो सकती, ज़कात। ज़कात बिजनेस का खर्चा नहीं है, ज़कात तो आपकी अपनी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ज़कात कहां से माइनस हुआ करेगी? टोटल इनकम में से। सो गाइस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्शन टोटल इनकम तक आते आते माइनस हो चुकी होती है, ये उस हेड का स्पेसिफिक खर्चा होता है, और डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम के बाद माइनस होता है। करके आगे चलें, गुड। पढ़े जी अब पॉइंट 2 कहते हैं, 2 कहते हैं, ठीक है। कार पे जाते हैं, खार पे जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, फिर जाके बिस्किट परचेज करते हैं, परचेज करते हैं, परचेज। अच्छा जी, पॉइंट 2, द इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम। ऐसी बातों को बंदा दिल पे तो नहीं लेता, ले भी ले तो क्या है। द इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम, द इनकम अंडर आ का मतलब है हर हेड की अलग अलग निकलेगी, ऐसा ही है ना। तो इनकम अंडर आ हेड ऑफ इनकम शेल बी टोटल चार्जेबल। टोटल चार्जेबल का क्या मतलब है? सेल, सेल जो आपने कमाई, डिराइव बाय द बंदा अंडर द हेड एज रिड्यूस्ड बाय टोटल शन शन शन, डिडक्टेबल अलाउंस नहीं, डिडक्शन। ये क्या है? शन शन। और ये क्या है? टेबल टेबल टेबल। और ये शन। तो चार्जेबल में से जब आप शन माइनस कर दें तो यू विल गेट, नो यू विल नॉट गेट डिडक्टेबल। चार्जेबल में से जब डिडक्शन माइनस कर दें यू विल गेट इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम। फिर उन सारी हेड्स ऑफ इनकम को जमा करेंगे, यू विल गेट टोटल इनकम। टोटल इनकम में से आप डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे, यू विल गेट टैक्सेबल इनकम। There is a possibility that you are sitting in paper in examination hall and the sale is 70 and the reductions being given in paper
और मे बी यू कैन से उर्दू में बात करते हैं। ऐसा हो सकता है पेपर में कि आप पेपर में बैठे हो तो सेल हो 70 और खर्चे हो 90 के। अब आपको लॉस आया या लॉसा आया, रुपीज इन मिलियन है, लॉसा आया बड़ा सा। तो अब ये जो 20 मिलियन का लॉसा आया है, इस लॉसे को आपने पकड़ना है और इस लॉस को पकड़ के -20 यहां लिख देना है। यहां नेगेटिव लिखने की इजाजत है क्योंकि ये नेगेटिव फिगर डिडक्शन की वजह से आई है, डिडक्टेबल अलाउंस की वजह से नहीं आई। और इंशाल्लाह जनवरी में हम पढ़ेंगे ये कैरी फॉरवर्ड भी हो सकती है। बहरहाल अभी छोड़ें इस बात को, बस आपको ये बताना मकसूद और मतलूब था कि अगर कभी चार्जेबल अमाउंट में से डिडक्शन क्या करें, माइनस, तो फिर उल्टी भी नेगेटिव फिगर भी आ सकती है। ये अगला पॉइंट है, एनओटी कर लें। अच्छा, मैं नोट करने को कहता हूं, कुछ लोग ना नोट करने के 10 सेकंड तक ऐसे ही बैठे होते हैं, ये एब्जॉर्व कर रहे होते हैं। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं, दे डू हैव द राइट टू इनकम और कैपिटल डिपेंडिंग अपॉन द बेनिफिशियरी। अच्छा, ऐसे चीज को ना ज्यादा अपने सर पे सवार ना किया करें, बस तसल्ली से याद कर लिया करें, याद रह जाती है। से कब्रिस्तान पहुंचे हो, 12 जून 22 को मरा है, टैक्स ईयर 2022 बनता है, तो ये बंदा जा रहा हो, पता नहीं 183 डेज रुका होगा या नहीं, कोई आपको जाता हुआ नजर आ जाए सड़क पे, जॉन इधर आ, फिर कितने दिन रुके पाकिस्तान में, सवार ना किया करें चीज को अपने ऊपर। ओके, आज दुकानदारों के पास पहुंचे हो, हाँ सेल कितनी है तेरी बता, खर्चे कितने हैं, ज़कात कितनी दी। So there can be a possibility of loss, guys. अब हर गाय 0.3 पे आए। Where the total deduction allowed to a person for a year under a head exceed the total chargeable, where the deduction exceed the chargeable। बेटा क्या हो गया, मैं सीए कर रहा हूं, इसको बोला करें घर में, where the total deduction exceed the chargeable, where the total deduction exceed the banda shall be assumed as bardashting a loss। क्या assume किया जाएगा, बंदा क्या बर्दाश्त कर रहा है, लॉस बर्दाश्त कर रहा है। It will be assumed that person is sustaining a loss। हमने कहा इस लॉस का क्या करें, इस लॉस का क्या करें। A loss for a head of income shall be dealt with in accordance with chapter 14। कहते हैं छुरी थले सालें, हम इस लॉस को चैप्टर 14 में देखेंगे, इसका क्या करना है। हमने कहा नहीं फिर भी थोड़ा सा जरा भी बता दो मेरा नॉलेज, तो उसने कहा ठीक है इंशाल्लाह चैप्टर 14 में देखेंगे। आपने कहा नहीं फिर भी थोड़ा सा, उसने कहा नहीं चैप्टर 14 में देखेंगे। भाईजान आपको सलूट हो अगर आपका सबर गूगल मैप्स जैसा हो जाए। वो जो गूगल मैप्स के अंदर
बाजी की आवाज आती है तो आप जो है वो 1000 दफा भी गलत मुड़ लेना, सेम टोन में टर्न राइट, सेम, कोई गुस्सा नहीं चढ़ता उसको, कोई टेंशन नहीं होती उसको। आप पूरे दिन करोड़ दफा गलत मुड़े, टर्न राइट, वो आराम से लगे होगी। ये जज्बा किसी के अंदर अगर पैदा हो जाए ना, कमाल है, कमाल, खीर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया अपने को खादिम है घर में, उसको 70 दफा दिन में माफ करो, 70 दफा भी करे, तीसरी चौथी दफा गड़बड़ करे, आप जो है वो शाउट, आप नहीं, कोई और, मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा, आप तो माशाल्लाह सारे। पॉइंट नंबर 5, साथ वाले बबलू को देख के मुस्कुराएं, फिर हम आगे चलते हैं। ये सीरियस बन के ना क्लास में ना बैठा करें। मोहतरम सर आसिफ साहब कहते हैं जी, मैं पाकिस्तान में 365 डेज रुका। यही अब सर आसिफ को देख के सोच रही हूँ, ये रेजिडेंट लग रहे हैं नॉन रेजिडेंट, तो ये क्या है जी, रेजिडेंट। पाकिस्तान सोर्स इनकम, सर आसिफ ने कॉलेज से इनकम कमाई, पाकिस्तान सोर्स इनकम, पाकिस्तान में बैठे ना, तो सर आसिफ ने पाकिस्तान से इनकम कमाई, पाकिस्तान सोर्स इनकम। यार अब हर बात जो है ना वो हर एक को आगे बताने वाली भी नहीं होती, क्लास तक है, क्लास तक ही रखिएगा। सर आसिफ का जर्मनी में एक पेट्रोल पंप है, तो ये हंसने पहले, ठीक है, अच्छा जी, तो ये कौन सी इनकम है इनकी, फॉरेन सोर्स है। तो भाई एफबीआर वाले, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले सरासे से पूछेंगे कि भाई आपने पाकिस्तान में कितना कमाया और भाई आपने बाहर के मुल्क में कितना कमाया, दोनों इनकम्स के बारे में सरासे से सवाल किया जाएगा। एक सवाल मरने के बाद होने हैं और एक सवाल ये मरने से पहले होंगे जो एफबीआर वाले करेंगे। अच्छा, श्रीलंका का प्लेयर है मुरलीधरन, पता नहीं वालदैन ने क्या सोच के रख दिया नाम, मुरलीधरन। मुरलीधरन 10 दिन के लिए कजाफी स्टेडियम आया और लोगों को बोल्ड करके लोगों के छक्के छुड़ा दिए। तो श्रीलंका से क्रिकेट मैच खेलने आया और इधर मैन ऑफ द मैच बना, लेकिन क्योंकि मुरली 10 दिन से 365 नहीं 183 डेज से कम रुका है, इसलिए मुरली को हम कहेंगे अबे मुरली तू तो नॉन रेजिडेंट लगे हमें, तो मुरली विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब हम मुरली से ये तो पूछेंगे अबे तुझे मैन ऑफ द मैच कजाफी स्टेडियम में बंदों को बोल्ड करके कितना मिला, लेकिन मुरली से ये नहीं पूछेंगे तूने 355 दिन श्रीलंका में क्या किया, वो माइंड कर जाएगा। तो इसलिए मोहतरम नॉन रेजिडेंट को एक बहुत बड़ा बेनिफिट अवेलेबल है कि नॉन रेजिडेंट की बाहर की इनकम हम पाकिस्तान में नहीं पूछते। अगर सरासे कहते हैं मैंने इधर 10 कमाया और इधर 2 कमाया, तो एफबीआर वाले कहेंगे आप 12 पे टैक्स दें, और अगर
सलासे कहते हैं, और अगर मुरली साहब कहते हैं मैंने इधर 3 कमाया, मैंने इधर 4 कमाया, तो हम उन्हें कहेंगे आप सिर्फ 3 पे टैक्स दें। यू आर नॉट supposed to pay tax on your foreign income। इसको